एक महिला आदमी की लाश को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। इसके बावजूद महिला हिम्मत नहीं हारती और दोबारा उठकर उस लाश को घसीटते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर नजर दौड़ाती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक सुनसान लेक हाउस में फंसी हुई थी जहां से सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसका हाथ उस आदमी की लाश के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ था, जिससे खुद को अलग कर पाना लगभग नामुमकिन था। यानी अब वो ऐसी जगह बुरी तरह फंस चुकी थी जहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ और क्या वो इस मौत के जाल से खुद को जिंदा बचा पाएगी? तो इसकी शुरुआत हुई थी ठीक 24 घंटे पहले, जहां एमा नाम की एक महिला का अपने पति मार्क के ही जूनियर टॉम के साथ पिछले 3 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। लेकिन अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि अगले दिन उसकी और मार्क की शादी की 5वीं सालगिरह थी। इसलिए उसने हमेशा के लिए टॉम से सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया था। हालांकि टॉम एमा से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे अगली शाम एक बार फिर मिलने के लिए कहता है, लेकिन एमा साफ मना कर देती है। अगली सुबह एमा तैयार होकर सीधे मार्क के ऑफिस पहुंचती है। दोनों ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनाया था। मार्क पेशे से एक वकील था। ऑफिस में इंतजार करते हुए एमा की नजर उसकी टेबल पर रखी बॉबी नाम के एक अपराधी की फाइल पर पड़ती है। दरअसल आज से 10 साल पहले यही बॉबी चोरी के इरादे से एमा के घर में घुसा था, लेकिन एमा ने उसे देख लिया, इसलिए उसने एमा पर जानलेवा हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए एमा ने चाबी उसकी आंख में घुसा दी, जिससे बॉबी हमेशा के लिए एक आंख से अंधा हो गया। बाद में यही केस मार्क ने लड़ा था और उसी दौरान एमा और मार्क की पहली मुलाकात हुई और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली, जबकि बॉबी को 10 साल की जेल हो गई थी। फाइल देखकर एमा मार्क से कहती है कि अब इस मामले को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद मार्क और एमा एक शानदार रेस्टोरेंट में जाकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। डिनर के दौरान मार्क एमा को एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है। फिर इस खास दिन को और यादगार बनाने के लिए वो एमा की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधकर उसे अपने सुनसान लेक हाउस ले जाता है। इसके बाद मार्क रात के अंधेरे में लगातार करीब 3 घंटे तक गाड़ी चलाता रहता है। इतना लंबा सफर तय होने पर एमा को थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन मार्क उसे ये कहकर शांत कर देता है कि सरप्राइज बस आने ही वाला है, इसलिए वो उसकी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड नहीं हटाता। एमा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, वो पूरे घर को खूबसूरती से सजा हुआ देखती है। घर के एक कमरे में वो अपने और मार्क की यादों से भरी वो तस्वीरें देखती है, जिनमें दोनों के साथ बिताए गए खूबसूरत पल कैद थे, जिन्हें देखकर एमा भी भावुक हो जाती है। तभी वो ऊपर जाती है जहां मार्क पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मार्क काफी इमोशनल होकर कहता है कि शायद वो कभी वैसा पति नहीं बन सका जैसा एमा हमेशा चाहती थी। उसने उसे वक्त भी नहीं दिया और ना ही उतना प्यार कर पाया जितना उसे करना चाहिए था, लेकिन अब वो सब कुछ बदलना चाहता है और अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ उसके साथ खुशी खुशी बिताना चाहता है। मार्क की बातें सुनकर एमा भी भावुक हो जाती हैं और कुछ देर बाद दोनों साथ में खूबसूरत पल बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो मार्क बेड के किनारे चुपचाप बैठा हुआ था। जैसे ही एमा अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उसका हाथ हथकड़ी से मार्क के हाथ के साथ बंधा हुआ है। घबराकर वो मार्क से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तभी मार्क शांत आवाज में कहता है, अब तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। इससे पहले कि एमा कुछ समझ पाती, मार्क अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार लेता है। वो डर कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हथकड़ी की वजह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, मगर इस सुनसान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार वो उसी पिस्टल से हथकड़ी की जंजीर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बेकार साबित होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही गोली थी और वो गोली मार्क खुद पर चला चुका था। इसके बाद एमा लैंडलाइन फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क उसे भी पहले ही खराब कर चुका था। अब एमा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो मार्क की लाश को घसीटते हुए पूरे घर में ऐसी कोई चीज तलाशने लगी जिससे खुद को हथकड़ी से आजाद कर सके। तभी उसकी नजर बगल के कमरे पर पड़ती है, जहां उसकी शादी की वेडिंग ड्रेस रखी हुई थी। जब वो वेडिंग ड्रेस को नीचे उतारती है तो उसके पीछे उसे एक सेफ दिखाई देता है, लेकिन उस समय वो उस पर ध्यान नहीं देती और उसी वेडिंग ड्रेस की मदद से मार्क की बॉडी को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरते हैं। बड़ी मुश्किल से एमा दोबारा खड़ी होती है और मार्क की लाश को घसीटते हुए घर से बाहर ले आती है,
लेकिन जैसे ही वो बाहर नजर दौड़ाती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक सुनसान लेक हाउस में फंसी हुई थी जहां से सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता था। ऊपर से बाहर हड्डियां जमा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ये सब देखकर एमा अपनी किस्मत पर रोने लगती है। इसके बाद वो वापस घर के अंदर आकर अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन मार्क ने पिछली रात ही उसके फोन को पानी के जार में डाल दिया था। वो फौरन उसे बाहर निकालकर चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पूरी तरह खराब हो चुका था। तभी उसकी नजर डस्टबिन में पड़ी कार की चाबी पर जाती है, इसलिए एमा मार्क के कपड़े पहन लेती है और अपने पैरों में प्लास्टिक लपेट लेती है, क्योंकि मार्क पिछली रात ही उसके सारे कपड़े जला चुका था। इसके बाद वो मार्क की बॉडी को घसीटते हुए किसी तरह कार तक लेकर आती है और गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी बंद हो जाती है। जब वो बाहर निकलकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मार्क पहले ही गाड़ी का पूरा फ्यूल टैंक खाली कर चुका था। एमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मार्क ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, जहां पहले से रिकॉर्ड किया हुआ मार्क का संदेश चलने लगता है। मार्क कहता है, जब मैं तुमसे मिला था तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम एक मामूली सी गरीब लड़की थी, लेकिन मैंने तुम्हें नाम दिया, पैसा दिया और दुनिया के हर ऐशो आराम दिए। फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन तुम उस कलुए के साथ मेरे ही पैसों पर सालों तक गुलछर्रे उड़ाती रहीं। मार्क चाहता था कि एमा इस धोखे की सजा तड़प तड़प कर भुगते, लेकिन अफसोस वो ये सब देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं था। अब एमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वापस घर के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वो सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर लगे खून को साफ करती है। इसी दौरान वो अपने गले से मार्क का दिया हुआ डायमंड नेकलेस निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किसी भी हालत में निकलने का नाम नहीं लेता। थक हार कर एमा मार्क की बॉडी को घसीटते हुए औजार की तलाश में नीचे बेसमेंट में पहुंचती है, मगर लाइट जलाते ही उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि मार्क वहां से भी सभी तरह के औजार पहले ही हटा चुका था। अब एमा के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इतनी भारी बॉडी को ऊपर कैसे ले जाया जाए। वो कई बार पूरी ताकत लगाकर मार्क की बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बॉडी फिसलकर वापस बेसमेंट में आ गिरती है। लगातार कोशिशों की वजह से एमा दर्द से बुरी तरह टूट चुकी थी, फिर भी वो हार नहीं मानती और बड़ी मुश्किल से मार्क की बॉडी को घसीटते हुए एक दूसरे कमरे तक ले आती है। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी बॉबी की तस्वीर पर पड़ती है। ये देखकर एमा समझ जाती है कि मार्क की खौफनाक योजना अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। डर की वजह से एमा भागकर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन अगले ही पल बाहर से टॉम की आवाज सुनाई देती है। एमा बिना देर किए दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लेती है। अंदर आते ही टॉम की नजर मार्क की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो घबराकर एमा से पूछता है, ये सब क्या हुआ और तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ क्यों बुलाया? तब एमा हैरानी से जवाब देती है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें यहाँ बुलाना भी मार्क के प्लान का हिस्सा था। इसके बाद एमा टॉम से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन टॉम उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो सबसे पहले शक तुम पर जाएगा। मार्क सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ छोड़ गया है। तुम अपने चेहरे से खून के निशान भी साफ कर चुकी हो। ऐसे में तुम कभी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगी, इसलिए किसी भी हालत में पुलिस को कॉल मत करना। तभी दोनों की नजर दूर से उनकी तरफ आती हुई एक गाड़ी पर पड़ती है। टॉम तुरंत एमा से कहता है, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। इतना कहकर वो खुद बाहर चला जाता है। गाड़ी से उतरा आदमी अपने आप को एक प्लम्बर बताता है। ये सुनकर टॉम घर के अंदर के हालात छिपाते हुए उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन प्लम्बर साफ मना कर देता है और कहता है, मैं 250 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ वापस जाने नहीं आया हूँ। मजबूर होकर टॉम तय रकम से भी ज्यादा पैसे देकर उसे लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाड़ी में बैठा दूसरा आदमी बाहर निकलकर टॉम के पेट में चाकू घोंप देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी पता चलता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि बॉबी और उसका भाई जिमी है। यही वो बॉबी था जिसे 10 साल पहले एमा ने जेल भिजवाया था, लेकिन मार्क ने अपने मास्टर प्लान के तहत किसी तरह उसे जेल से बाहर निकलवा लिया था ताकि वो बाहर आकर एमा से अपना बदला ले सके। इसके बाद बॉबी जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर एमा को ढूंढने लगता है, जबकि जिमी यहाँ सिर्फ डायमंड चुराने आया था। वो बॉबी से कहता है, डायमंड लेकर यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन बॉबी के सिर पर बदले का भूत सवार था, इसलिए वो जिमी की एक नहीं सुनता और एमा की तलाश में जुट जाता है। वहीं एमा मार्क की बॉडी को घसीटते हुए चुपके से पास वाली शेड में पहुंच जाती है, जहां उसे आखिरकार एक नुकीला औजार मिल जाता है। उसकी मदद से वो मार्क का हाथ काटकर खुद को हथकड़ी से आजाद करने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी शेड की तरफ जाते खून के निशानों पर जिमी की नजर पड़ जाती है।
इसीलिए वो शेड की तरफ बढ़ने लगता है। उसके कदमों की आहट सुनते ही एमा तुरंत वहीं छिप जाती है, लेकिन अंदर आते ही जिमी मार्क की लाश को देखकर घबरा जाता है और फौरन बॉबी को बुला लेता है। अंदर आते ही दोनों भाई देखते हैं कि मार्क की लाश का एक हाथ कटा हुआ था। उन्हें लगता है कि एमा हथकड़ी से आजाद होकर वहां से भाग चुकी है, जबकि असल में एमा उसी शेड में छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। जिमी अपने भाई से कहता है, जिस आदमी ने हमें एमा को मारने के लिए हायर किया था वो तो मर चुका है। अब चाहे हम उसका काम करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? चलो डायमंड लेकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन बॉबी बिना एमा को मारे वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दोनों भाई एक बार फिर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों भाई वापस तिजोरी के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि ये तिजोरी बिना फिंगरप्रिंट और पासवर्ड के नहीं खुल सकती थी। इसलिए बॉबी जिमी से मार्क की बॉडी लाने के लिए कहता है और खुद एमा को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेड में छुपी एमा को एक पेट्रोल का कैन मिल जाता है। वो उसे घसीटते हुए कार पार्किंग तक ले आती है और कार में पेट्रोल भरने लगती है, लेकिन तभी पार्किंग में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए एमा तुरंत छुप जाती है। फ्यूल टैंक देखकर बॉबी समझ जाता है कि एमा यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो गाड़ी के चारों टायर पंचर कर देता है। ये देखकर एमा वहां से भागती है और खुद को बचाते हुए बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा हिलता देखकर बॉबी को समझ आ जाता है कि एमा यहीं कहीं छिपी हुई है, इसलिए वो धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर बढ़ने लगता है। वहीं एमा छुपते छुपाते सीढ़ियों के सहारे वापस घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उसी जगह जिमी मार्क की बॉडी लेकर नीचे आ रहा था। नीचे से बॉबी उसकी तरफ बढ़ रहा था और ऊपर से जिमी। कुछ ही सेकंड में उसका पकड़ा जाना तय था। तभी एमा कार की चाबी से गाड़ी का अलार्म बजा देती है। अलार्म सुनते ही दोनों भाई कार पार्किंग की तरफ भाग जाते हैं। मौका मिलते ही एमा टॉम की लाश के पास जाती है। उसे देखकर वो भावुक हो जाती है और आखिरी बार उसे गले लगा लेती है। इसके बाद ठंड से बचने के लिए वो टॉम के जूते पहन लेती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ दोनों भाइयों को कार के पास कुछ भी नहीं मिलता। जिमी अपने भाई को समझाता है कि वो दोबारा ऐसी कोई गलती न करे जिससे उसे फिर से जेल जाना पड़े, लेकिन बॉबी उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है, 10 साल पहले इसे जिंदा छोड़ना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी की वजह से हमारा घर नीलाम हो गया और अब ये डायमंड ही हमारी सारी परेशानियां खत्म करेंगे। इसलिए दोनों भाई अलग अलग रास्तों से घर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। तभी जिमी की नजर टॉम के पैरों पर पड़ती है। उसके जूते गायब थे। वो तुरंत बॉबी को इशारा कर देता है। उधर एमा को खोजते खोजते अचानक बॉबी उसके बेहद करीब पहुंच जाता है, लेकिन मौका मिलते ही एमा पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एमा तुरंत उसकी कार की चाबी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिमी वहां पहुंच जाता है, इसलिए एमा उस पर भी हमला कर देती है और दोनों भाइयों को उसी कमरे में बंद कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, बॉबी कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर खींच लेता है। इसी बीच एमा किसी तरह पुलिस को कॉल कर देती है। ये देखकर बॉबी गुस्से में उसे बेरहमी से पीटने लगता है। जिमी उसे रोकते हुए कहता है कि पुलिस यहाँ कभी भी पहुंच सकती है, इसलिए हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन बॉबी उसकी एक नहीं सुनता और एमा को मारकर बेहोश कर देता है। जब एमा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बार फिर मार्क की लाश के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ पाती है। बॉबी उसे धमकाते हुए तिजोरी का पासवर्ड पूछता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी तिजोरी नहीं खुलती। आखिरकार गुस्से से पागल बॉबी एमा को मारने की कोशिश करता है। जिमी उसे रोकने लगता है, लेकिन बॉबी गुस्से में उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। तभी जिमी की नजर जमीन पर पड़ी पिस्टल पर पड़ती है। वो फौरन उसे उठा लेता है और बॉबी पर तान कर कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें फिर से जेल जाते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए जिमी बॉबी पर गन तान देता है और एमा को हथकड़ी से आजाद करने लगता है। जैसे ही जिमी एमा को हथकड़ी से आजाद करता है, एमा तिजोरी का सही पासवर्ड बता देती है। इसके बाद बॉबी मार्क के अंगूठे का फिंगरप्रिंट और पासवर्ड डालकर आखिरकार तिजोरी खोल लेता है, लेकिन उसके अंदर कोई डायमंड नहीं थे। वहां सिर्फ एक आरी रखी थी जिस पर लिखा था कि हीरे उसके दिल के करीब हैं। ये देखकर बॉबी तुरंत समझ जाता है कि मार्क एमा के गले में पहने नेकलेस की बात कर रहा था। जिमी तरह तरह के औजारों से वो नेकलेस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी हालत में नहीं निकलता, क्योंकि मार्क ने उसे खास तौर पर इस तरह से बनवाया था ताकि उसे कभी खोला न जा सके। तभी बॉबी समझ जाता है कि मार्क चाहता था कि वो इसी आरी से एमा का गला काटकर नेकलेस निकाले, इसलिए वो गुस्से में आरी उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जिमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और इसी हाथापाई के दौरान जिमी के सिर में लोहे की एक रॉड घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अपने भाई की मौत देखकर बॉबी गुस्से से पागल हो जाता है और इसका जिम्मेदार वो एमा को ठहराता है।
इसलिए वो उसे बेरहमी से पीटने लगता है। एमा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी उसके पैर में चाकू घोंप देता है। इससे पहले कि वो उसके सिर में भी चाकू मारता, एमा पास में पड़ा एक औजार उठाकर बॉबी पर हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मौका मिलते ही एमा बॉबी का हाथ मार्क की लाश के साथ बांध देती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन बॉबी मार्क की लाश को घसीटते हुए भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ एमा किसी तरह कार पार्किंग तक पहुंचती है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, बॉबी अचानक उसके सामने आ जाता है। खुद को बचाने के लिए एमा पूरी रफ्तार से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती है, जिससे वो कई फीट दूर जाकर गिरता है। हालांकि इस टक्कर से एमा की गाड़ी भी बेकाबू होकर पास के एक घर से जा टकराती है। बदले की आग में जलता बॉबी फिर भी मार्क की लाश को घसीटते हुए कार तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक एमा कार से बाहर निकल चुकी होती है। घायल एमा खुद को घसीटते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। दोनों की हाथापाई के बीच नीचे जमी बर्फ टूटने लगती है। तभी एमा पूरी ताकत से उसे लात मारती है, जिससे बॉबी बर्फ तोड़ते हुए मार्क की लाश के साथ बर्फीले पानी में जा गिरता है, लेकिन जाते जाते वो एमा को भी अपने साथ खींच लेता है। पानी के अंदर भी बॉबी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए खुद को बचाने के लिए एमा उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है। दर्द से तड़पता बॉबी आखिरकार गहरे बर्फीले पानी में डूब जाता है, लेकिन एमा की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो पानी के अंदर रास्ता भटक चुकी थी और उसके ऊपर चारों तरफ मोटी बर्फ जमी हुई थी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल एमा चाकू की मदद से बर्फ तोड़कर बाहर निकल आती है। इतनी भयानक मुसीबतों का सामना करने के बाद आखिरकार एमा अपने पति के इस खौफनाक मास्टर प्लान से बच निकलती है। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या मार्क ने एमा के साथ जो किया वो सही था, या फिर बदला लेने के चक्कर में उसने सारी हदें पार कर दी? और अगर आप मार्क की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और टाइटन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी के साथ।